लिंगडोंग देख रहा था कि कैसे उसके सामने चार योद्धा रास्ता रोक कर खड़े थे। उनके हाथों में उनकी तलवारें थी। वो लोग लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जिस पर खून के रंग की तलवारें बनी थी। वो चारों योद्धा काफी ताकतवर थे। उनकी शक्तियों का एहसास जब लिंगडोंग को हुआ तो वो समझ गया कि वो अभी फिलहाल में ही परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर बने थे। अनगिनत लोग इन योद्धाओं को ही देखते गए जिसके साथ ही उनके बीच बातें होने लगी। इन दोनों की तो किस्मत ही खराब है जो ब्लड ब्लेड दल के चारों सेनापति इनके सामने आ गए हैं। ये चारों अगर एक साथ आ जाएं तो शायद कोई परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर तक मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसे में ना जाने इस लड़के और इस लड़की का हाल कितना बुरा होगा अगर वो इन सेनापतियों की बात नहीं मानेंगे। वहीं रास्ता रोक कर खड़े चारों योद्धाओं के चेहरों पर तो अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसके साथ वो आसपास की बातें सुनते रहे। इन लोगों में जो सबसे आगे खड़ा था उसने लिंगडोंग को देखकर खौफनाक अंदाज में कहा, लिंगडोंग, वो चांदी की इमारत वाली चाबी हमें पकड़ा दे। अगर तेरे पास चाबी नहीं भी हुई तो भी तू उस गुफा के अंदर जाकर कोई खजाना हासिल करने की कोशिश कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि तू सबसे पहले अंदर नहीं जाएगा। इस अधिकार के बदले अपनी जिंदगी को खतरे में डालना समझदारी का काम बिल्कुल नहीं है। इतने में लिंगडोंग ने उनकी तरफ देखकर आ भरी जिसके बाद उसकी आंखों में खूंखार इरादा साफ दिखाई देने लगा। इस इरादे के साथ ही उसने रोबदार आवाज में चारों योद्धाओं से कहा, ये आवारा सेनापति किसने यहाँ छोड़ दिए हैं? इन्हें ले जाओ वरना बाद में बांधने लायक भी नहीं बचेंगे। उसकी इस बात पर अचानक आसपास होता शोर एक झटके में खामोशी में बदल गया। हर कोई आंखों में हैरानी के साथ लिंगडोंग को देखे जा रहा था क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग इन ताकतवर योद्धाओं को पालतू कुत्तों की तरह हाँकने वाला था। जहाँ कुछ लोगों के लिए यह कदम जाबाजी भरा था तो वहीं ज्यादातर लोग इसे लिंगडोंग की बेवकूफ़ी समझ रहे थे। उन्हें लगा शायद लिंगडोंग को पता ही नहीं था कि वो चारों योद्धा खूंखार योद्धा थे। उसकी जिंदगी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इतने में सबसे आगे खड़े लाल कपड़ों वाले ने आंखों में जानलेवा इरादे के साथ कहा, मैं ब्लड ब्लेड दल से हूँ। लड़के, मरने से पहले ये नाम याद रख ले। अब जो कि तुम्हें हमारी अच्छाई के बदले बदतमीजी करनी है तो यही सही। साथियों, मार डालो इसे और एक चट्टान पर टांग दो ताकि हर कोई इसकी लाश को देख सके। उसने इतना कहा ही था कि उसके साथ खड़े योद्धाओं के शरीर से निकलती शक्तियां और ज्यादा बढ़ने लगी। साथ ही साथ उनकी तलवारें भी बाहर निकल आई। सिर्फ यही नहीं बल्कि आंखों में जानलेवा इरादे के साथ वो लोग लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे आने लगे। लेकिन इस नज़ारे को देखकर मोलिंगशान बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और उसने तुरंत अपने लाइफ गेट को निकालने की कोशिश की। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करती, लिंगडोंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा करते ही लिंगडोंग ने उससे कहा, मैं हूं ना मोलिंगशान, तुम अब आराम करो। वो जानता था कि इतने सारे लालची लोगों के सामने उसे किसी को तो सबक सिखाना ही था ताकि आगे कोई उसे कमजोर समझने की गलती न करे। ऐसी खतरनाक जगह पर चांदी की इमारत संभालने के लिए खूंखार होना ही पड़ता। इसलिए लिंगडोंग ने सबसे पहले आए इन चारों योद्धाओं से सभी को समझाने की शुरुआत करने का फैसला किया। लिंगडोंग की बात सुनकर मोलिंगशान उसके लिए राजी हो गई। इतने में चार तलवारें तेजी से लिंगडोंग के पास आने लगी। जिस दौरान मोलिंगशान पीछे हो रही थी, वो तलवारें बेरहमी से लिंगडोंग के शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों के पास पहुंची, जिसे देखकर बहुत लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। तभी अपने शिकार को अपने सामने देखकर योद्धाओं ने हंसते हुए कहा, लड़के, अपनी मौत का जिम्मेदार तो खुद ही होगा। जब किसी चीज को संभालने की काबिलियत न हो तो कभी उस चीज को हासिल करने की गलती ही नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते वो हमले लिंगडोंग के बेहद करीब आ गए। मगर जैसे ही वो उससे टकराए तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसे लोगों को उम्मीद थी। जहां वो खतरनाक तलवारें लिंगडोंग के शरीर के आर पार हो जानी चाहिए थी, वहीं वो उसके शरीर से टकराकर पीछे हो गई थी, जैसे उसका शरीर लोहे का बना हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि तलवार पकड़े योद्धाओं के हाथ कुछ पल के लिए सुन भी पड़ गए। इस एहसास के चलते योद्धाओं ने हैरानी भरी निगाह के साथ एक दूसरे की तरफ देखा, जिसके बाद उनकी नजरें लिंगडोंग पर पड़ी। वो देख रहे थे कि लिंगडोंग के शरीर पर जरा सी भी खरोच तक नहीं आई थी। और यह नज़ारा देखकर दूर खड़े लालची योद्धा भी हैरत में पड़ गए। वहीं लिंगडोंग ने धीरे से अपनी नजरें सामने खड़े तीनों योद्धाओं की तरफ करते हुए उनका मजाक बना करके कहा, इतनी कम ताकत के साथ तुम दूसरों से चीजें छीनने चले थे? ऐसा करना तो मौत को दावत देने जैसा है। खैर, ये बात समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम लोगों के पास तो है ही नहीं।
सरेआम इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख तीनों योद्धाओं के चेहरों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपने शरीर से निकलती शक्तियों के साथ लिंगडोंग की गर्दन काटने की कोशिश की। लेकिन लिंगडोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हरे रंग की रोशनी निकाली। इसके साथ ही उसके शरीर पर 4 ड्रैगन निशान चमकने लगे। इतने में लिंगडोंग ने तीनों योद्धाओं की शक्तियों के सामने अपने हाथ लहराकर उन्हें चुटकियों में तबाह कर दिया। ये देखकर वो योद्धा घबराने लगे और हड़बड़ाते हुए पीछे जाने लगे। लेकिन तभी लिंगडोंग ने किसी खूंखार शेर की तरह अपने शिकार की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा, शिकार अगर शिकारी के पास आकर भाग जाए तो शिकारी की क्या हैसियत रह जाएगी। सभी ने देखा कि लिंगडोंग के शरीर से निकलती हरे रंग की चमक और ज्यादा बढ़ गई और वो बिजली के रफ्तार में तीनों योद्धाओं के पास आ गया। अभी भी लिंगडोंग के शरीर पर बने ड्रैगन निशान चमक रहे थे, जिसकी ताकत इस्तेमाल कर लिंगडोंग ने तीनों पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस हमले में बेहिंता ताकत थी जिसका सामना करते वक्त तीनों योद्धाओं ने अपने अपने शरीर की पूरी शक्तियां निकालकर खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही लिंगडोंग का हमला उन तीनों से टकराता है तो वो तीनों खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे जाके गिर गए। 3 एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर उस लड़के के एक ही मुक्के से बुरी तरह हार गए थे। मगर लिंगडोंग की आंखों की खूंखार झलक इसके बावजूद गायब नहीं हुई, बल्कि उसने तो अपना हाथ लहराते हुए तीनों की जमीन पर गिरी तलवारों को हवा में कर दिया, जो तेज रफ्तार में तीनों योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो तलवारें सभी के सामने उनके माथे के आर पार हो गई और वो योद्धा वहीं के वहीं मारे गए। ये नज़ारा देखकर लोगों की आंखों में लालच की जगह थोड़ा खौफ नजर आने लगा, क्योंकि वो जवान लड़का जिसे वो कमजोर समझ रहे थे असल में बहुत ज्यादा बेरहम निकला। वहीं अपने साथियों को इतनी बेरहमी से मरते देख चौथे आदमी ने गुस्से से लाल आंखों के साथ चिल्लाते हुए कहा, लड़के तुझे तो मैं देखता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे साथियों को मार दिया। इस पर लिंगडोंग ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जो कि तुझे अपने साथियों की इतनी याद आ रही है तो चल तुझे भी तेरे साथियों के पास ही पहुंचा देता हूँ। अगले जन्म में किसी को अपना निशाना बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेना। इसी के साथ लिंगडोंग के शरीर में मौजूद 10 ड्रैगन निशान चमकने लगे, जिनकी शक्ति इकट्ठा कर लिंगडोंग पलक झपकते ही उस आदमी के पास पहुंच गया। इस दौरान वो आदमी अपने शरीर में बसी सारी शक्तियां बाहर निकालने लगा और उसने अपनी खून से रंगी तलवार से लिंगडोंग पर हमला कर दिया। उस तलवार में इतनी शक्तियां भर गई थी कि आसपास की शक्तियों में भी हलचल होती नजर आई। लेकिन लिंगडोंग तो तेजी से आकर सभी की नजरों के सामने उस तलवार से टकरा गया और उसके मुंह से प्राचीन ड्रैगन की खूंखार दहाड़ निकलने लगी। इस दहाड़ के तुरंत बाद सभी ने देखा कि बचे हुए योद्धा की तलवार एक झटके में टूट गई, जिसे देखते ही उस योद्धा के चेहरे का रंग बदलने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि लिंगडोंग का हमला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था। एक पल बाद उसके आंखों के सामने लिंगडोंग आ गया और उसका जोरदार मुक्का सीधे उस योद्धा की गर्दन से टकरा गया। सभी के सामने उस योद्धा का शरीर धीरे धीरे नीचे गिरता गया, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। लोगों की आंखों का खौफ इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लिंगडोंग ने उस ताकतवर योद्धा को एक ही हमले में खत्म कर दिया था। इस दौरान लिंगडोंग के हाथों पर उस योद्धा का खून छपा हुआ था, जिसके साथ ही उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए भीड़ को देखकर पूछा, कोई और है जो मुझसे चांदी की इमारत हासिल करना चाहता है? कुछ देर पहले जो इलाका हंगामे से भरा हुआ था, वहां अब किसी की भी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। सभी हैरानी और खौफ के साथ लिंगडोंग को देखते जा रहे थे, जिसने लोगों को खुद से लड़ने के लिए ललकारा था। मगर उसकी बेरहमी देखकर कोई भी इस वक्त आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जमीन पर पड़ी चारों लाशें इस बात का सबूत थी कि जो कोई लिंगडोंग से टकराता उसका हाल कैसा हो सकता था। फिर सभी ने अपनी आंखों में दिखते लालच को काबू किया और कोई भी आगे नहीं आया। इतने में पत्थर की इमारत पर खड़े पांग खाओ ने मुस्कुराते हुए ताली बजानी शुरू कर दी और फिर हंसते हुए कहा, मान गया दोस्त, तुम हो तो बहुत ताकतवर, तभी तो तुम तीसरी चाबी हासिल करने में कामयाब हुए। ये बात कहते वक्त पांग हाओ की आवाज में उसकी हकारत भी काफी कम हो गई थी। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि लिंगडोंग ने जिन 4 योद्धाओं का खात्मा किया था वो बहुत ज्यादा ताकतवर और काबिल योद्धा थे, बल्कि एक साथ काम करने पर तो वो चारों किसी परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर तक को मुश्किल में डाल सकते थे। इसके बावजूद लिंगडोंग का इतनी जल्दी चारों को मारना इस बात का सबूत था कि लिंगडोंग की काबिलियत और ताकत लोगों की उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। इस दौरान पांग हाओ के बगल में बैठी लुई जुआन भी गौर से लिंगडोंग को देखती रही।
उसकी आंखों में भी हल्की हैरानी थी, जिसके साथ वो समझ गई थी कि लिंगडोंग कोई मामूली योद्धा नहीं था। वहीं दूर खड़े लिंगडोंग ने अपने हाथों पर छपे हुए खून को पोंछकर पांग हाउ की बातों को नजरअंदाज कर दिया, जो कि लिंगडोंग समझ चुका था कि पांग हाउ कितना शातिर था। इसलिए अब वो उससे दोस्ती करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। तभी लिंगडोंग ने पांग हाउ की तरफ देखकर कहा, देखो पांग हाउ, मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे खिलाफ साजिश रचना बंद कर देना चाहिए। कि अगर तुम इसी तरह मेरे खिलाफ साजिश रचते रहे तो मैं अपनी चाबी लेकर स्काई लाइटनिंग सीरीज से गायब हो जाऊंगा। तब तुम दोनों की चाबी धरी की धरी रह जाएगी और किसी को भी इससे फायदा नहीं होगा। ये सुनते वक्त पांग हाउ के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम होने लगी और उसने जबरदस्ती की हंसी के साथ कहा, दोस्त लिंगडोंग, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची ही नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा परिचय सभी से करवाना चाहता था। वैसे अब जो कि तुमने अपने मन की बात कह ही दी है, तो मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं। माना कि तुम काबिल हो, लेकिन अभी भी इतने काबिल नहीं हो कि नाइन हेवन गेट के सामने इतनी हिम्मत दिखाओ। उसकी बात पर लिंगडोंग के चेहरे पर दोबारा एक अजीब सी चमक दिखने लगी और उसने तुरंत अपने शरीर से हरे रंग की चमक बाहर निकालनी शुरू की। ऐसा करते हुए लिंगडोंग ने पांग हाउ से कहा, अगर अभी भी तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है तो क्यों ना खुद मैदान में उतर कर मेरी काबिलियत परख लो। पांग हाउ ने भी ये नज़ारा देखा, जिसके तुरंत बाद उसके पीछे चार लोग आकर खड़े हो गए। वो लोग बहुत ताकतवर थे और उनकी शक्तियां परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर थी। इस पर उस इलाके में मौजूद योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा और उन्हें समझ आ गया कि पांग हाउ लिंगडोंग पर हमला करने वाला था। इतना ही नहीं, बल्कि वो लिंगडोंग को बुरी तरह मारकर उसे चांदी की इमारत वाली चाबी भी छीनने वाला था। इस दौरान लिंगडोंग की नजरें चारों योद्धाओं पर पड़ी, जिसके बाद उसने पांग हाउ को गौर से देखना शुरू किया। वो समझ गया था कि पांग हाउ के पीछे खड़े योद्धा परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर होने से थोड़ी दूर थे। इस दौरान उन चारों के इकट्ठा होने पर लोगों में बात होनी शुरू हो गई। नाइन हेवन गेट के चारों सेनापति और उनका लीडर पांग हाउ यहाँ मौजूद है। ये चारों इस दल की नई पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धाओं में गिने जाते हैं। वाकई पांग हाउ के मदद के लिए नाइन हेवन गेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी पांग हाउ के पीछे खड़े एक लड़के ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ लिंगडोंग की तरफ देखना शुरू किया। ऐसा करते ही उसने पांग हाउ से पूछा, पांग हाउ भाई, लगता है ये लड़का तो सभी के सामने हमारी बेइज्जती करने में लगा है। क्यों ना हम सब एक साथ आकर उस पर हमला करें और इससे वो चाबी छीन ले। ये सुनकर पांग हाउ ने हामी भरी और बाकी चारों योद्धाओं को हमला करने का इशारा किया। उसे अपनी बात के लिए तैयार होते देख पांग हाउ के पीछे खड़े चारों योद्धाओं की बेहिंता शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो चारों एक साथ लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो लिंगडोंग पर ताकतवर हमला करने की फिराक में थे। चारों की मिलीजुली ताकत वाकई बहुत खतरनाक थी। वही लिंगडोंग देखता गया कि कैसे चारों योद्धा उसके पास आते जा रहे थे। इतने में वो भी उन पर हमला करने को तैयार हुआ कि तभी मूलिंगशान आगे आ गई और उसने अपनी ढाल बाहर निकाल ली। फिर उसने उस ढाल को घुमाते हुए उनमें से काले रंग की शक्तियां निकाली, जो तेजी से जाकर चारों योद्धाओं से टकरा गई। मूलिंगशान के उस हमले से टकराते चारों योद्धा दर्द के मारे चिल्लाने लगे और हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि वो उड़कर बहुत पीछे जा गिरे। गिरने के बाद वो जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन उनके चेहरों का रंग ही बदल गया था। तभी लिंगडोंग ने घूमते हुए इमारत पर खड़े पांग हाउ की तरफ देखकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, बेवकूफ हो तुम, अंगरक्षक रखे भी तो इतने कमजोर। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर ये मर गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? मूल इंसान की शक्तियों को महसूस कर हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी लड़की असल में परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर थी। इसका मतलब साफ था कि उसकी शक्तियां पांग हाउ और लुई जुआन जितनी ताकतवर थी। पांग हाउ के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने मूलिंगशान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि आखिर तेरी ये हिम्मत आती कहाँ से है। तेरे पास एक ताकतवर योद्धा जो है तेरा साथ देने के लिए, लेकिन तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तुम दोनों के होने से मैं घबरा जाऊंगा? तो क्या हुआ अगर लाइटनिंग सी रीजन में हमारे नाइन हेवन गेट के सबसे ताकतवर योद्धा नहीं आ सकते? मेरे लिए तब भी तुम दोनों को खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस पर लिंगडोंग ने आह भरते हुए मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ बातें ही करते रहोगे या नीचे आकर खुद भी कुछ करोगे? वैसे तो पांग हाउ के पास बहुत से योद्धा इकट्ठा हो गए थे जो उसके दल के ही थे, लेकिन फिर भी लिंगडोंग घबराया नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पांग हाउ के साथ कोई प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर भी छुपा होता तो भी लिंगडोंग स्काई डेवोरिंग लास्ट की मदद से उसे संभाल लेता। लिंगडोंग खुद कभी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था,
लेकिन अगर मुश्किल खुद भी उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है तो उसे लात मारकर मजा छकाने में भी नहीं झिझकता था। लिंगडोंग की बात पर पांग हाउ के शरीर से शक्तियां निकलने लगी और उसने अपने परफेक्ट प्रोफॉर्म लाइफ स्टेज कल्टीवेटर वाली शक्तियां पूरी तरह बाहर निकाल दी। उसे ऐसा करते देख मोलिंगशान ने लाइफ डेथ गेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वो भी पांग हाउ से टकराने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही लिंगडोंग और पांग हाउ एक दूसरे से टकराने वाले थे तो इमारत में खड़ी लुई जुआन ने दोनों से रुकने को कहा। सभी ने देखा कि सफेद कपड़ों वाली लुई जुआन धीरे धीरे चलकर आगे आ गई, जिसे लिंगडोंग ने भी गौर से देखना शुरू किया। अभी लुई जुआन ने लिंगडोंग की तरफ देखकर उसे समझाना शुरू किया, देखो तुम दोनों के पास ही चांदी की इमारत है, इसलिए हम तीनों को एक साथ काम करना होगा अगर हमें उस रीइंकार्नेशन रिंग कल्टीवेटर की गुफा खोलनी है। उसकी बात सुनकर लिंगडोंग और पांग हाउ दोनों पीछे हट जाते हैं और लिंगडोंग वहां से जाने लगता है। तभी उसे जाते देख लुई जुआन ने उसे बताना शुरू किया, देखो दोस्त, स्काई लाइटनिंग सीरीज में फिलहाल जो बिजली बरकरार है वो अगले 3 दिनों में गायब हो जाएगी। तब हमारे पास सबसे अच्छा मौका रहेगा गुफा में घुसने का। उम्मीद करती हूँ कि तुम वहां आ जाओगे। आखिर गुफा को खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत जो है। पर लिंगडोंग तो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। देखते ही देखते वो सभी की नजरों के सामने से गायब हो गया। लिंगडोंग वहां से जाते देख पांग हाउ ने कहा, लगता है इस बार तो तुम्हारी खूबसूरती भी किसी काम नहीं आई लुई जुआन। इस लड़के को खूबसूरत लड़कियों से पेश आने का तरीका ही नहीं पता है। ये सुनकर लुई जुआन मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि लिंगडोंग बाकी मर्दों की तरह नहीं था जो उसकी बात सुनते ही कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लिंगडोंग के जाने के बाद उस इलाके का हंगामे से भरा माहौल शांत होने लगा और सभी लोग उस दिशा में ही देखने लगे जहां लिंगडोंग गया था। किसी की भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर लिंगडोंग और मूलिंगशान की शक्तियों ने सभी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए हर कोई समझ गया था कि लिंगडोंग के हाथों से वो चांदी की इमारत छीनना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हाँ, लेकिन इस वक्त ऐसे भी कुछ ताकतवर लोग थे जो रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा में जाने की कोशिश करने वाले थे। अभी तक ऐसे ताकतवर लोगों ने खुद को छुपा कर रखा था। दूसरी तरफ लिंगडोंग तो वहां से चला गया था, लेकिन उसे नहीं दिखा था कि टापू पर बनी एक पहाड़ी की चोटी पर 3 लोग खड़े थे जो उसे ही देखते जा रहे थे। इन तीनों के कपड़ों पर कुछ निशान बने हुए थे, जिन्हें अगर लिंगडोंग देखता तो वो उस निशान को पहचान जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो निशान था युआन गेट सेक्ट का। वो तीनों पहाड़ी पर खड़े थे और सबसे आगे खड़े योद्धा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो यही है वो लिंगडोंग? ये सवाल सुनकर उसके बगल में खड़े दोनों योद्धा मुस्कुराने लगे। दोनों में से एक योद्धा ने एक कागज बाहर निकाला और उसे खोलकर उस पर बनी तस्वीर देखने लगा। उसे देखने पर समझ आया कि उस पर बनी तस्वीर लिंगडोंग की ही थी। उस तस्वीर को देखकर योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हमें पक्का हो गया है कि ये लड़का ये लिंगडोंग ही है जिसकी जानकारी हमें हमारे दल से मिली है। वहीं उसकी बात पर बगल में खड़े लंबे योद्धा ने कहा, मानना पड़ेगा इस लड़के में काबिलियत तो है। आखिर पूर्वी हिस्से से खदेड़े जाने के बाद डेमन सी में आने के बाद भी ये इतना ताकतवर हो पाया। अभी तो ये हमारे दल के राजकुमारों का वह हाल कर पाया। सच कहूं तो उन तीनों ने हमें बहुत निराश किया। इस पर सामने खड़े योद्धा ने हंसते हुए कहा, जब हम लोग पूर्वी हिस्से से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर निकले थे और दुनिया के तजुर्बों से खुद को ताकतवर बनाना चाहते थे, तब वो तीनों नए राजकुमार तो ताकतवर बनने की शुरुआत ही कर रहे थे। वैसे वो तीनों काफी काबिल थे। अगर उन्हें डेमन में छोड़ा जाता तो भले ही वो पांग हाओ और लुई जुआन की बराबरी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो नई पीढ़ी के योद्धाओं में अपना नाम तो बना ही लेते हैं। खैर, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, लेकिन इससे तो ये तो साफ हो गया है कि ये लड़का लिंगडोंग बहुत ताकतवर है। बल्कि ये लड़का तो तब भी जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया जब हमारे दल के तीनों लीडर्स एक साथ इसके सामने आ गए थे। ऐसा कुछ तो दाऊ सेक्ट का जाहुटांग भी नहीं कर पाया था। ते वक्त बाकी दोनों अपने अपने सिर हिलाने लगे, जिसके बाद उन्होंने कहा, हमारे ख्याल से इसे डीमन सी में आए हुए शायद साल भर भी नहीं हुआ होगा। इसके बावजूद ये इस इलाके में अपना इतना नाम बनाने में कामयाब रहा। और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ आकर नई पीढ़ी के खूंखार योद्धा पांग हाउ तक को चुनौती दे रहा है। ऐसा लगता है कि लड़का काबिल तो जरूर है। उन लोगों की बात पर सबसे आगे खड़े योद्धा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, काबिल तो ये लड़का जरूर है। लेकिन अब जो कि हमारे दल ने फरमान जारी कर ही दिया है और इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ हमारे सामने है, इसलिए हमें कुछ तो करना ही होगा। आखिर हम तीनों युआन गेट सेक्ट के पिछले 3 राजकुमार जो हैं
इस नाम के साथ जिम्मेदारी भी आती है, हमेशा दल की रक्षा करने की। ऐसे में हम इस लिंगडोंग को अपने दल का नाम खराब करने कैसे दे सकते हैं? इस पर पीछे खड़े चांदी के बालों वाले योद्धा ने कुछ सोचकर कहा, तो बड़े भाई, तुम अब क्या करना चाहते हो? जब हम लोग युआन गेट सेक्ट में थे, तब तो महान दलों की टक्कर के दौरान हमने डाउ सेक्ट के योद्धाओं को घुटनों पर लाकर जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। क्या इस लड़के का हाल हमें और बुरा करना है? उसकी बात सुनकर सबसे आगे खड़े योद्धा ने बड़े साफ अंदाज में कहा, इतना बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में तो हम लोग यहाँ इसलिए आए थे ताकि देख सके कि इस रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा में ऐसा कौन सा खजाना छुपा है। इसलिए हम वो काम तो करेंगे ही। रही बात इस लिंगडोंग की, तो पहले इसे गुफा के अंदर जाने देते हैं, फिर हम इससे इसकी चाबी छीन लेंगे। एक बार ये लड़का उस गुफा के अंदर चला जाए, तब तो इसके लिए बचकर निकलना भी मुश्किल होगा। ये इसे मारकर हमें इसकी लाश अपने पास ही रख लेंगे, ताकि पूर्वी हिस्से लौटने पर हम इसे तोहफे के रूप में दाऊ सेठ के पास भेज सकें। ये तो सही इंसाफ होगा ना? ये सुनकर बाकी दोनों योद्धाओं के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट दिखने लगी और वो सोचने लगे कि लिंगडोंग की लाश देखने पर दाऊ सेक्ट के योद्धाओं का चेहरा कैसा होगा। इस दौरान लिंगडोंग और मोलिंगशान खुद को उस इलाके से काफी दूर ले गए। वो दोनों एक पेड़ के पास गए, जहां पहुंचकर लिंगडोंग ने परेशानी भरे चेहरे के साथ पीछे की तरफ देखा। ऐसा करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मन हम पर नजर रख रहा है। फिर लिंगडोंग ने इस बारे में सोचना बंद किया, क्योंकि उसे पता था कि रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा के खजाने के लिए बहुत से ताकतवर योद्धा उस टापू पर मौजूद थे। और तो और बहुत से ऐसे योद्धा तो छुपे हुए थे, जिनकी वजह से शायद उसका ये सफर काफी मुश्किल होने वाला था। इतने में लिंगडोंग ने कुछ सोचते हुए मुलिंगशान से कहा, मुलिंगशान, हम लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं, 3 दिन बाद ही हम शहर निकलेंगे। इसके बावजूद हमें आने वाले 3 दिनों में सावधान रहना होगा। हमारे साथ 9 हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल जैसे ढेर सारे ताकतवर योद्धा नहीं हैं, जो किसी भी वक्त हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहें। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के भरोसे ही रहना होगा। इतना कहकर लिंगडोंग दूर देखने लगा, जहाँ से आसमान में छाए घने काले बादल नजर आ रहे थे। वो नज़ारा देखने में वाकई बहुत खतरनाक लग रहा था। अगले 3 दिनों तक लिंगडोंग और मुलिंगशान टापू के इस कोने में ही छुपे रहे, जिस वजह से उनकी किसी से कोई बहस भी नहीं हुई। इन 3 दिनों में लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि उस टापू पर आए ताकतवर योद्धाओं की तादाद पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन योद्धाओं के आने के साथ ही उस टापू पर हंगामा भी काफी बढ़ गया था, क्योंकि हर कोई सामने वाले को खजाने के रास्ते से अलग करना चाहता था। इसलिए इन 3 दिनों में अनगिनत लड़ाइयाँ उस टापू पर होने लगी। इन लड़ाइयों में बहुत से योद्धा मारे गए, जो रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा की एक झलक तक नहीं देख पाए थे। इन लड़ाइयों की वजह से लिंगडोंग और मोलिंगशान भी शांति से नहीं रह पाए। उनके पास चांदी की इमारत थी, इसलिए बहुत से लोग लालच के चलते उन पर हमला करने आ गए थे, लेकिन वो सभी बुरी तरह मुकाबला हार गए। जिसमें सबसे खतरनाक हमले थे मोलिंगशान की ढाल के। यही वजह थी कि 3 दिनों बाद जहां लिंगडोंग के नाम को कोई असर नहीं पड़ा था, वहीं मोलिंगशान को लोग लिटिल डीमन पुकारने लगे थे। बल्कि इस नाम से नाराज होने के बजाय मोलिंगशान तो और ज्यादा खुश हो गई और लोगों को मारकर भगाती रही। आखिरकार इन बातों के चलते 3 दिन का वक्त गुजर गया और लिंगडोंग, जो चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। आंखें खोलते ही उसने आसमान में उड़ते ढेर सारे योद्धाओं को देखा। पूरे टापू में शोर शराबा फैला हुआ था, जिससे साफ हो गया था कि रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा का रोमांचक सफर अब शुरू ही हो गया था। तभी लिंगडोंग भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराकर मुलिंगशान से कहा, मुलिंगशान, मुझे लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। इतना कहकर वो सीधे आगे जाने लगा और उसके शरीर से हरी रंग की रोशनी निकलने लगी। फिर वो रोशनी तेजी से टापू से बाहर निकलने लगी और सीधे स्काई लाइटनिंग सी रीजन की गहराई में जाने लगी। बहुत से लोगों की नजरें उन पर पड़ी। पिछले 3 दिनों में ये खबर बहुत से और योद्धाओं को भी पता चल गई थी कि लिंगडोंग के पास तीसरी चाबी थी, लेकिन मोलिंगशान को देखकर किसी ने भी आगे आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उस टापू में उसका भी नाम काफी मशहूर हो गया था। मोलिंगशान को देखकर जब लोगों की नजरें घबराहट से मरने लगी, तो ये देखकर लिंगडोंग मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर मंजिल की तरफ बढ़ते रहना जारी रखा। थोड़ा आगे जाकर लिंगडोंग ने गहरी सांस ली और उस जगह की तरफ देखा जहां इतने सारे लोग इकट्ठा थे। ऊपर से देखने पर वो चींटियों का कोई झुंड लग रहा था। इस नज़ारे को देखकर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा,
थंडरबोल्ट सिंबल मैं आ रहा हूँ। जैसे जैसे लिंगडोंग आगे बढ़ा तो उसे नजर आया कि आसमान में छाए काले बादल भले ही पूरी तरह गायब नहीं हुए थे, लेकिन उनकी तादाद पहले से ही बहुत कम थी लेकिन उनकी तादाद पहले से बहुत कम हो गई थी। इसके बावजूद इन बादलों के अंदर मौजूद बिजली बड़ी खतरनाक लग रही थी। तभी मोलिंगशान ने अपनी नज़र समंदर में बनी एक जगह की तरफ की, जहां देखकर उसने कहा, उस जगह पर शक्तियों की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है वहां जरूर कोई खास चीज है। लिंगडोंग ने भी अपना सिर हिलाते हुए उस तरफ देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो लोग गहरे हिस्सों में जाते गए, वैसे वैसे वहां की बिजली और तेज होती गई। इसका मतलब साफ था कि जरा सी लापरवाही जिंदगी खत्म करने की ताकत रखती थी। फिर तकरीबन 5 मिनट तक तेजी से आगे बढ़ने के बाद आखिरकार वो लोग सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। अब जाकर लिंगडोंग को नजर आने लगा कि आसमान में किस तरह खतरनाक बिजली समंदर में गिरती जा रही थी। ये नज़ारा देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी कि वो बिजली जब किसी जगह पर टकराती तो बहुत से लोग एक झटके में मारे जाते। ये हालत तब थी जब उनके शरीर से शक्तियां पूरी तरह बाहर निकल गई थी। फिर भी वो योद्धा काले रंग की राख में बदलते गए। लोगों के चेहरों का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि हर कोई यहाँ रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा के अंदर जाने के लिए आया था, इस तरह राख में बदल कर मरने के लिए नहीं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ छटने लगी और बहुत से लोग तो आगे बढ़ने में भी कांपने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने तो ताकतवर खजाने निकालकर खुद को बचाना शुरू कर दिया। लिंगडोंग और मोलिंगशान भी ऐसी जानलेवा बिजलियों से बचकर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक लिंगडोंग ने देखा कि आसमान में मौजूद काले रंग का बादल गोल घूमते हुए एक खतरनाक बवंडर में बदलने लगा। इस दौरान उसमें से अनगिनत बिजलियां हर दिशा में निकलती दिखाई दी थी। ये देखते ही एक पल के लिए लिंगडोंग का शरीर जम गया और उसने देखा कि कैसे आसमान को चीरते हुए बिजलियों की बरसात होने लगी। इस बार लोगों की दर्दनाक चीखें और ज्यादा बढ़ गई थी और सभी के शरीर एक झटके में तबाह होते गए। वो बिजलियां इतनी खतरनाक थी कि लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जल्दी जान बचाकर भागो, यहाँ से ये बिजलियां किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। सभी की धड़कनें काफी बढ़ गई थी और वो लोग तेज रफ्तार में वहां से भागने लगे। इस दौरान लिंगडोंग ने भी तुरंत मोलिंगशान का हाथ पकड़ा और वो अपने हरे रंग के ड्रैगन पंख फड़फड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा। इस वक्त उसकी रफ्तार और तेज हो गई थी, क्योंकि बात अब उसकी और मोलिंगशान की जान पर आ गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ढेर सारे लोग बिजली से टकरा कर राख में बदलते जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे का रंग तब बदलने लगा जब उसे नजर आया वो खतरनाक बिजलियों की बरसात चारों तरफ होती दिखाई दे रही थी। इस वजह से सैकड़ों लोग चुटकियों में मरते जा रहे थे। हर कोई मौत से बचने के लिए भागता फिर रहा था। लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि बिजलियों में किस कदर खतरनाक शक्तियां मौजूद थी, बल्कि वो खुद अपने मजबूत शरीर के बावजूद उनसे टकराने पर मारा जाता। तभी मुलिंगशान को कुछ नजर आया और उसने लिंगडोंग से कहा, भैया वो देखो 9 हेवन गेट के लोग। ये सुनते ही लिंगडोंग ने अपनी नज़र उस दिशा की तरफ की जिस तरफ मुलिंगशान इशारा कर रही थी। वहां उनसे बहुत से योद्धा नजर आए जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें बिजली के बरसात की कोई फिक्र थी। बल्कि लिंगडोंग के चेहरे पर हैरानी तब नजर आने लगी जब जानलेवा बिजली की बरसात ने इन सभी लोगों पर हमला कर दिया। इस खतरनाक हमले के बावजूद उन्हें कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई खरोच तक नहीं आई। इसलिए लिंगडोंग को कुछ समझ आने लगा, जिसके साथ ही उसने कहा, इन लोगों के पास ऐसी कोई तो चीज है जिससे इस जानलेवा बिजली के तूफान से बच रही है, मगर वो कौन सी चीज हो सकती है। इतना कहकर लिंगडोंग ने अपनी नजरें सबसे आगे की तरफ की, जहां से चांदी के रंग की एक बड़ी सी ढाल नजर आई। वो चांदी की रंग की ढाल पांग हाउ और उसके बाकी साथियों को ढक रही थी, जिस वजह से वो बिजली के हमले से बचते जा रहे थे। और तो और उस चांदी के रंग की ढाल की शक्तियां लिंगडोंग को काफी पहचानी हुई लग रही थी। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने आंखों में चमक के साथ कहा, एक मिनट, इन्हीं बिजली के तूफान से बचाने वाली चीन चांदी की इमारत है। लिंगडोंग को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपने पास से वो चांदी की इमारत बाहर निकाली। फिर उस इमारत में शक्तियां भेजकर लिंगडोंग देखने लगा कि कैसे वो इमारत कांपने लगी। इतना ही नहीं बल्कि उस इमारत में से चांदी के रंग की रोशनी निकलने लगी, जो लिंगडोंग और मुलिंगशान के सामने एक बहुत बड़ी ढाल में बदल गई। इस ढाल ने उन्हें ढक लिया। तभी लिंगडोंग से आकर बिजलियां टकरा गई। इतने में तेज धमाका हुआ, मगर लिंगडोंग और मुलिंगशान पर
बिजली के उस हमले का कोई असर नहीं पड़ा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चांदी की इमारत असल में गुफा खोलने के सिवाय भी किसी और काम आ सकती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।